गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्लस टू इंग्लिश क्लास। आज हम बुक विस्टास का जो लास्ट स्टोरी है द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वो डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं जिसमें दो विमेन राइटर्स हैं, एक जिटकाला सा और एक बामा। उन्होंने अपने अपने बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो बड़े अच्छे नहीं हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स रिलेटेड टू बायोग्राफी। बायोग्राफी हुई जीवनी, ऑटोबायोग्राफी हुई अपनी जीवनी मतलब आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स अपनी कहानी से रिलेटेड। एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ टू विमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड। मार्जिनलाइज मीन्स हाशिए पर, मार्जिन पे रखे हुए, मुख्य धारा से अलग। कम्युनिटीज समुदाय, हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड। ये यूनिट जो है ये दिखा रही है आपको या रिवील कर रही है इन दो लेखिकाओं जिटकाला सा और बामा के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं क्योंकि ये औरतें जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं, हाशिए पर रखी हुई समुदाय में से हैं। हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, जो मुड़ कर के अपने बचपन की तरफ देखती हैं। एंड रिफ्लेक्ट करना, टू थिंक सोचना, ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर। मेन स्ट्रीम मुख्य धारा। और फिर वो सोचती हैं कि मुख्य धारा की संस्कृति के साथ उनका संबंध कैसा रहा है बचपन में। द फर्स्ट अकाउंट विवरण इज़ बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमन। अमेरिकन इंडियन वुमन, अमेरिका में जो इंडियन हैं वो कौन लोग हैं? काले रंग के लोग। हम लोगों को वो लोग काला मानते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज इंडियन वुमन, इंडियन पीपल। इसीलिए द फर्स्ट अकाउंट इज़ बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमन। पहला जो विवरण है एक अमरीकी है और काली औरत है वो लेडी, बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के दूसरे वाले हिस्से में पैदा हुई हैं, आखिर वाले में। द सेकेंड इज़ बाय अ कंटेम्प्रेरी ऑन द सेम टाइम मतलब समकालीन तमिल दलित राइटर। और दूसरी जो है बामा जो है वो एक तमिल राइटर है, दलित राइटर है, कंटेम्प्रेरी उन्हीं की समकालीन मतलब जिटकाला सा के ही पैरेलल। जिटकाला सा अमेरिका में पैदा हुई हैं और बामा उन्हीं के पैरेलल कहाँ पैदा हुई हैं? तमिलनाडु में। Gertrude Simmons Bonin, born in 1876, was an ordinary होता है सामान्य, extraordinary होता है असाधारण, talented प्रतिभावान and educated native American woman. गर्ट्रूड सिमन्स बोनिन 1876 में पैदा हुई, जो बहुत ही असाधारण प्रतिभा वाली औरत हैं और नेटिव अमेरिकन है, वो काली अमेरिकन औरत हैं। हु स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, एंड ट्रायम्फ्ड करना होता है विजयी होना। इन अ टाइम व्हेन सिवियर प्रेजुडाइस होता है पूर्वाग्रह का अर्थ हुआ जब किसी चीज़ को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के पहले से ही हमने कोई बड़ी अच्छी धारणा नहीं बना के रखी होती है, उसको प्रेजुडाइस कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। वो एक ऐसी काली अमेरिकी औरत हैं जिन्होंने संघर्ष किया और विजयी भी रहीं वो उस संघर्ष में, ऐसे समय में जब प्रिवेल टुवर्ड्स द नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड विमेन। बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रह जो थे वो अमेरिकी सोसाइटी में फैले हुए थे काले लोगों की संस्कृति और औरतों को लेकर के। एज अ राइटर, एक लेखिका के तौर पर, शी अडॉप्ट करना, ऐसे किसी को गोद लेने के लिए भी अडॉप्ट करना कहते हैं, यहाँ एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। द पेन नेम जिटकाला सा, उन्होंने एक लेखिका के तौर पर अपना पेन नेम जिटकाला सा रखा। एंड इन 1900 बिगैन पब्लिशिंग आर्टिकल्स लेख, और 1900 में उन्होंने लेख प्रकाशित करना शुरू किए। क्रिटिसाइजिंग द कार्लाइल इंडियन स्कूल, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। उन्होंने कार्लाइल इंडियन स्कूल जो था, जिस स्कूल में वो खुद पढ़ी थी, स्पेशली वो काले अमरीकी बच्चों के लिए ही बना हुआ स्कूल था जहाँ पर उनको बहुत उत्पीड़ित किया जाता था, उस स्कूल को लेकर के ही उनकी बचपन की यादें बड़ी अच्छी नहीं रही हैं, तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने
अपने काम करना शुरू किया। हर वर्क्स क्रिटिसाइज डॉगमा एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमन वाज डेडिकेटेड समर्पित। डॉगमा होता है रूढ़िवादी जो सोच है, ऐसे बिलीफ, ऐसी सोच जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेते हैं, हम उसको डॉगमा कहते हैं। अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन दमन उनके जो काम हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं रूढ़िवादिता की, और किस तरह से उन्होंने एक काली अमेरिकी औरत के तौर पर अपने आप को समर्पित किया है दमन की बुराई के विरुद्ध। यानी कि पूरी तरह से उनके जो लेख है वो किस चीज़ को समर्पित हैं? दमन के विरोध को समर्पित हैं। अब दूसरी लेखिका जो तमिल राइटर हैं उनके बारे में। बामा इज़ द पेन नेम ऑफ तमिल दलित वुमन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। बामा पेन नेम है एक तमिल दलित औरत का जो रोमन कैथोलिक परिवार से हैं। शी हैज़ पब्लिश 3 मेन वर्क्स। उन्होंने अपने 3 मुख्य काम प्रकाशित किए हैं। एन ऑटोबायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जीवनी है, आत्मकथा है। कारुकू 1992, कारुकू जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसका शीर्षक है कारुकू, वो 1992 में प्रकाशित हुई। अ नॉवल संगति 1994, एक उपन्यास उन्होंने संगति नाम से लिखा, वो 1994 में प्रकाशित हुआ। एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और एक संग्रह भी लिखा उन्होंने छोटी कहानियों का जिसका नाम है किसुम्बु कारण, वो वहाँ की लोकल तमिल भाषा का शब्द है। 1996 द फॉलोइंग एक्सेप्ट अंश हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कारुकू। कारुकू मीन्स पालमायरा लीव्स विच विद देयर सिरेटेड जैसे आजकल आप देखते भी हैं आमतौर पर चाकू या छुरियाँ भी आरी की तरह दांतों वाले बने होते हैं, उसको सिरेटेड कहते हैं। एजेस ऑन बोथ साइड्स, कारुकू का अर्थ होता है पालमायरा लीव्स, ताड़ के पत्ते जो दोनों तरफ से धारीदार होते हैं। आर लाइक डबल एज्ड स्वॉर्ड्स, वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे डबल एज्ड, 2 धारी तलवार हो। बाय अ फेलिसिटस पन द तमिल word karuku containing the word karu, embryo or seed, also means freshness, newness. फेलिसिटस का मतलब होता है बिल्कुल उपयुक्त, बिल्कुल सुटेबल, ऐसे चुना हुए कोई शब्द जो बहुत उपयुक्त हो किसी सिचुएशन में। पन का मतलब होता है अलंकार है, ये एक किस्म का ऐसा शब्द जिसके कई सारे मतलब निकलते हों, तो मतलब जिस संदर्भ में भी इस्तेमाल किया हो। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अलंकार इस्तेमाल किया है लेखिका ने, तमिल शब्द कारुकू नाम का, जिसमें कारू नाम कारुकू का एक हिस्सा जो है वो कारू वर्ड भी है, तो जिसका अर्थ है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होता है भ्रूण, और सीड बीज, ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस, न्यूनेस, और जिसका दूसरा अर्थ है ताजगी, नयापन। तो चलिए अब इनके जो बचपन के अकाउंट्स हैं, वो विवरण हैं, वो पढ़ना शुरू करते हैं। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये जिटकाला सा वाला विवरण है कि किस तरह से उनके लंबे बाल काटे गए हैं। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। सेबों की धरती पर मेरा पहला दिन बहुत ही ठंडा था, कड़वाहट भरा था। फॉर स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि अभी भी बर्फ़ से ज़मीन ढकी हुई थी। एंड द ट्रीज वर बेयर, और पेड़ भी खाली थे, मतलब पेड़ों के पत्ते भी गिर चुके थे। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, एक लंबी सी बेल बजी, एक ऊंची सी बेल बजी ब्रेकफास्ट के लिए। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल्फरी घंटाघर, ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स। वो जो लंबी सी बेल थी, इसकी बहुत ऊंची जो धातु वाली आवाज़ थी, वो घंटाघर से होते हुए हमारे सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील कानों तक आकर के पहुंची है। द अनोइंग परेशान करने वाली। क्लैटर आमतौर पर कहते हैं कोई सख्त चीज़ जब दूसरी चीज़ से सरफेस से टकराती है तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है उसको क्लैटर करना कहते हैं। क्लैटर का अर्थ हुआ खड़खड़ाहट। of shoes on bare floors gave us no peace. वो जो लगातार बड़ी परेशान करने वाली जूतों की आवाज़ थी खाली फर्श के ऊपर, मतलब फर्श के ऊपर कोई कालीन वगैरह नहीं बिछा था, और शूज़ भी वहाँ पर कैसे पहनाए गए हैं, बच्चों को बड़े सख्त शूज़ पहनाए गए हैं, उसकी आवाज़ के कारण हमें बिल्कुल शांति नहीं मिलती थी।
द कॉन्स्टेंट लगातार क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस, वो जो कर्कश शोर थे उनकी टकराहट लगातार रहती थी, विद एन अंडर करंट ऑफ सो मेनी वॉइसेस मरमरिंग, मरमर करना, बुदबुदाना, विस्पर करना, एन अननोन टंग का मतलब टंग ऐसे तो जीभ होती है लेकिन यहाँ भाषा के लिए है। अंडर करंट का मतलब हुआ एक दबी हुई सी नेगेटिव फीलिंग, नकारात्मक सोच, विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। अब लेखिका को क्या लगता है कि वो जो बड़ा हार्श शोर है, बहुत कर्कश शोर है, उसके बीच में एक दबी हुई सी आवाज़ है, बुदबुदाहट है, एक अननोन भाषा की, मतलब वहाँ की जो भाषा है वो लेखिका को नहीं आती है। मेड अ बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज करंटली सिक्योर्ड। बेड लैम्प हुआ ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा शोर है। मेड अ बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। वहाँ उन आवाज़ों के कारण, उस अनजानी भाषा के कारण वो जगह इतनी शोर वाली जगह बन गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि उस जगह पर मुझे सिक्योरली, बड़े सुरक्षित ढंग से बांध दिया गया था। एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम। यद्यपि मेरी जो जीवंतता थी, मेरी जो स्पिरिट थी, वो इस अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहती थी। ऑल वॉज यूजलेस, लेकिन हर चीज़ कैसी लगती थी? यूजलेस लगती थी, निरर्थक लगती थी, बेकार लगती थी। मतलब उसको लगता था कि संघर्ष का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं वहाँ संघर्ष करूँगी भी तो। अ पेल फेस वुमन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। एक पेल फेस, पेल हम पहले भी कर चुके हैं, माई मदर एट 66, और बड़ी सारी जगह आपने रेफरेंस सुना है पेल का। पेल का मतलब होता है पीला या बेरंग। एक बेरंग चेहरे वाली औरत जिसके सफ़ेद बाल थे वो हमारे पीछे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स, हमें लड़कियों की एक लाइन में लगा दिया गया। who were marching into the डाइनिंग रूम, वो लड़कियां मार्च करना, आगे बढ़ना, जो आगे बढ़ रही थी डाइनिंग रूम में, भोजन कक्ष में। दीज वर इंडियन गर्ल्स, इंडियन फिर वही हैं, काली लड़कियां। वो बच्चियां सारी कैसी थी? काले रंग की लड़कियां थी। इन स्टिफ शूज़, जिनके जूते बहुत स्टिफ थे, सख्त थे। पहले बोला है कि वो क्लैटर होती है उनके जूतों की, तो क्लैटर किस कारण होती है? क्योंकि जूतों का जो सोल है वो बहुत सख्त है। एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और कैसी ड्रेसेस पहनी है उन बच्चियों ने? क्लोजली क्लिंगिंग, बिल्कुल कसी हुई ड्रेसेस पहनी हैं। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स, और जो छोटी लड़कियां हैं उन्होंने बाजू वाले, स्लीव्स किसको कहते हैं? कपड़े की बनी हुई जो बाजू होती है किसी शर्ट वगैरह में, उसको स्लीव कहते हैं। उन बच्चियों ने स्लीव, बाजू वाले एप्रन्स पहने थे। एंड शिंगल्ड हेयर, शिंगल हेयर होते हैं छोटे हेयर, स्पेशली सिर के पिछले हिस्से के जो बाल हैं गर्दन तक, वो जब बड़े छोटे छोटे काट दिए जाएं उनको शिंगल करना कहते हैं। उन लड़कियों ने, छोटी बच्चियों ने स्लीव्ड एप्रन्स पहने थे और उनके बाल बहुत छोटे छोटे कटे हुए थे। एज ए वॉक्ड नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेसिन्स, मोकेसिन्स भी जूतों की किस्म है। इसका अर्थ हुआ ऐसे जूते जो बड़े सॉफ्ट चमड़े से बने हों। ऐसे स्पेशली पहले ये शब्द इस्तेमाल होता था हिरन के चमड़े से बने हुए जूतों के लिए, लेकिन अब मोकेसिन्स किसी भी सॉफ्ट चमड़े से बने हुए जूतों को मोकेसिन्स ही कहा जाता है। लेखिका कह रही है कि मैं बिना शोर किए अपने वो सॉफ्ट मोकेसिन्स में चल रही थी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर। उसको उन बच्चियों की ड्रेस ऐसी अजीब लग रही है तो उसे लग रहा था कि मैं शर्म के मारे झुक जाऊं, छुप जाऊं, डूब जाऊं इस फ्लोर में ही। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बिन स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप करना अलग कर देना, स्ट्रिप करना ऐसे कपड़े उतारने को स्ट्रिप करना कहते हैं। टू से टेक समथिंग अवे को भी स्ट्रिप करना कहते हैं। फ्रॉम माई शोल्डर्स, क्यों? क्योंकि मेरे कंधों से मेरा ब्लैंकेट हटा दिया गया था, कंबल हटा दिया गया था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली, मॉडेस्टी होता है विनीत, इमोडेस्टी होता है अविनीत, भद्दा, ड्रेस देन आई। मुझे उन बाकी इंडियन गर्ल्स को देखना बहुत मुश्किल हो रहा था जो मुझसे भी बड़े भद्दे कपड़ों में ड्रेसअप हुई थी। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, अपने उन बड़े टाइट फिटिंग वाले कपड़ों में। वाइल वी मार्च्ड इन, जब हम अंदर जा रहे थे, द बॉयज़ एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर, तो लड़के भी सामने के दरवाजे से एंटर कर रहे थे डाइनिंग हॉल में।
आई वॉच्ड फॉर 3 यंग ब्रेव्स, वो अपने समुदाय के लड़कों को क्या कह रही है? ब्रेव्स, ब्रेव ऐसे बहादुर को कहते हैं। आई वॉच फॉर 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी, मैं उन 3 जवान ब्रेव्स को, जवान लड़कों को देख रही थी, बहादुर लड़कों को देख रही थी जो हमारी ही पार्टी में आए थे, हमारे ही साथ आए थे। आई स्पाइड देम, स्पाई करना, जासूसी करना। इन द रियर रैंक्स, मैंने देखा कि वो पिछले वाले हिस्से में है, रियर पीछे वाला। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल असहज, एज आई फेल्ट, और वो भी उतने ही असहज लग रहे थे जितना मैं महसूस कर रही थी। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, एक छोटी सी बेल बजती है। एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और पीपल्स स्टूडेंट्स, और हर एक स्टूडेंट टेबल के नीचे से चेयर खींचता है। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड, सपोजिंग मान लीजिए, बिल्कुल ऐसे करते हैं वो जैसे कि अब वो बैठने वाले हैं, मतलब चेयर खींच रहे हैं, उस पर बैठ जाएंगे। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने भी अपनी चेयर खींची। एंड एट वंस, और तुरंत। स्लिप्ड इन टू इट फ्रॉम वन साइड, और फटाफट एक साइड से उसमें स्लिप करके मैं बैठ गई। बट लेकिन वन आई टर्न माई हेड, जब मैंने अपना सर घुमा करके देखा, आई सॉ, मैंने देखा दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, कि सिर्फ मैं ही थी जो बैठी हुई थी। एंड ऑल द रेस्ट एट अवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग, और बाकी लोग जो थे टेबल पर वो सब लोग खड़े हुए थे। जस्ट एज आई बिगैन टू राइज, जैसे ही मैंने उठना शुरू किया, लुकिंग शाइली, बहुत शर्मा करके, अराउंड, आसपास, टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, शर्माते हुए मैं उरे परे देख रही थी कि किस तरह से कुर्सियों का इस्तेमाल करना है। अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, तो उसी समय दूसरी बेल भी बज गई। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, आखिर में सब लोग बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन, और फिर से मुझे अपनी कुर्सी में क्रॉल बैक रेंग करके वापस बैठना पड़ा। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी, हॉल के आखिर से आ रही थी जो। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, मैंने इधर उधर देखा उसको ढूंढने के लिए। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन क्या देखती है वो कि बाकी सब ने अपने सर जो हैं वो प्लेट्स के ऊपर झुकाए हुए हैं। बट एज आई ग्लांस करना, नज़र डाला, एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट द आई ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन मी, जैसे ही मैं वो लंबी सी सीरीज़ जो थी, लंबी सी चेन जो थी टेबल्स की, डाइनिंग रूम है तो टेबल एक दूसरे से सटा करके लगाए होंगे, उनके ऊपर जब मैंने नज़र डाली तो मेरी नज़र उस पेल फेस्ड वुमन से मिली जिसकी नज़र मेरे ऊपर ही थी। मतलब वो जो बेरंग चेहरे वाली औरत है वो बड़े सीरियसली ऑब्जर्व कर रही है लेखिका को, और वो देखती है कि उनकी नज़रें मिली। इमीडिएटली, तुरंत, आई ड्रॉप्ड माई आइज, मैंने फटाफट अपनी नज़रें झुका ली। वॉन्डरिंग व्हाई आई वॉज सो कीनली गहनता से वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, मैंने फटाफट अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन मैं साथ ही ये भी सोचती रही कि वो अजनबी औरत इतने ध्यान से मुझे क्यों देख रही है। द मैन सीज करना, बंद करना, हिज मटरिंग बड़बड़ाहट। एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, वो उस आदमी का बोलना बंद हुआ और तब तीसरी बेल बजी। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ, हर किसी ने अपना नाइफ उठाया, एंड फोक, और कांटा उठाया, एंड बिगैन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। आई बिगैन क्राइंग इंस्टेड, और जब बाकियों ने खाना शुरू कर दिया तो खाना शुरू करने के बजाय मैंने रोना शुरू कर दिया। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, वेंचर करना होता है जोखिम भरा कोई काम करना। क्यों? क्योंकि अब तक मैं बहुत डर गई थी कोई भी और जोखिम उठाने से। बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल परीक्षा इन दैट फर्स्ट डे, लेकिन इस तरह से फार्मूला से खाना ही, मतलब फार्मूला से खाने का क्या मतलब हुआ? एक बेल बजेगी तो चेयर खींचेंगे, दूसरी बेल बजेगी तो आप बैठेंगे, फिर सर झुका लेंगे और प्लेट पर लगा देंगे अपना सर, पूरा का पूरा ध्यान झुका देंगे आप अपना सर प्लेट के ऊपर, और जब तीसरी बेल बजेगी तब आप खाना शुरू करेंगे। तो इस चीज़ को लेखिका कह रही है ईटिंग बाय फार्मूला, मतलब बड़े तय तरीके से जिस तरह से वो खाना था। सिर्फ यही मेरे दिन का सबसे मुश्किल परीक्षा नहीं थी। लेट इन द मॉर्निंग, सुबह देर में,
माई फ्रेंड जुडेविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, मेरी दोस्त जुडेविन ने मुझे बहुत ही भयानक वार्निंग दी, चेतावनी दी। जुडेविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडेविन को अंग्रेज़ी के कुछ शब्द आते थे। एंड शी हैड ओवरहर्ड, ओवरहियर करना होता है किन्हीं दो लोगों की या ज़्यादा लोगों की बात सुन लेना, कोई बात कर रहे हैं उस बात को सुनना। तो जुडेविन ने ओवरहियर किया था द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग वे हैवी हेयर। जुडेविन ने क्या सुना था कि वो जो बेरंग चेहरे वाली औरत थी वो उनके लंबे और भारी बालों को, घने बालों को काटने की बात कर रही थी। अवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड, अनस्किल्ड अकुशल वॉरियर योद्धा हु वर कैप्चर्ड, कैप्चर करना होता है पकड़ लिए जाना, कैद कर लिए जाना, हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय एनिमी। उनके समुदाय में क्या प्रथा या परंपरा रही होगी कि हमारी माँओं ने हमें हमेशा सिखाया था। आप लोग बहुत सारे पेपर में भी टॉट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, यहाँ देखें TAUGHT, टीच की सेकंड फॉर्म। हमारी माँओं ने हमें सिखाया था कि जो अकुशल वॉरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं, जिन्हें शत्रु पकड़ लेता है, उन्हीं के बाल छोटे किए जाते हैं शत्रु के द्वारा। मतलब छोटे बाल रखना उनके समुदाय में अच्छा नहीं माना जाता है। अमंग आवर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मोर्नर्स, मोर्नर्स शोकाकुल, मतलब जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई है उसको मोर्नर कहते हैं। एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, हमारे समुदाय में छोटे बाल उन्हीं लोगों के द्वारा मतलब छोटे बाल उन्हीं लोगों के होते हैं जो शोकाकुल हों, जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई हो। एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, और जो सिर के पीछे वाले हिस्से में जो बड़े कटे हुए बाल हैं वो कायर लोगों के होते हैं। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स, कुछ क्षणों तक हमने अपना जो फेट था उसके बारे में डिस्कस किया, मतलब हमारे साथ जो होने वाला था उसके बारे में डिस्कस किया। एंड व्हेन जुडेविन सेड वी हैव टू सबमिट, सबमिट करना होता है समर्पण करना, स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को। जब जुडेविन ने कहा कि हमें ये चीज़ माननी ही होगी बिकॉज दे वर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आई रिबेल्ड, रिबेल करना, विद्रोह करना, विरोध करना, उस बात का मैंने विरोध किया। मतलब लेखिका आसानी से इस बात को मानने वाली नहीं थी कि उनके बाल काट दिए जाएं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी माँओं ने उनके समुदाय में यही सिखाया था कि छोटे बाल, कटे हुए बाल उन लोगों के होते हैं जिनके घर में या तो किसी की मृत्यु हो जाती है, मोर्नर्स होते हैं, या फिर वो कावर्ड्स होते हैं, कायर होते हैं, युद्ध में हारे हुए होते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब एक नज़र वर्ड मीनिंग्स पर। ऑटोबायोग्राफिकल, रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफी, मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पर डालना, मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा, कंटेम्प्रेरी, ऑफ द सेम टाइम, समकालीन, प्रेजुडाइस, अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल डिसलाइकिंग, पूर्वाग्रह, अडॉप्ट, टू टेक एंड यूज, डॉगमा, बिलीफ एक्सेप्टेड विदाउट रीजनिंग, ऑपरेशन, दमन, उत्पीड़न, सिरेटेड, हैविंग वी शेप्ड एजिज, आरीदार, आरी जैसा धारीदार होना, फेलिसिटस, वेल चोजन और सूटेड, पन, यूजिंग वन वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स, हिंदी में इसको श्लेष अलंकार कहते हैं, एम्ब्रियो, भ्रूण, बेल्फरी, स्टीपल, घंटाघर, क्लैटर, खड़खड़ाहट, अंडरकरंट, अ नेगेटिव हिडन फीलिंग, मर्मर, विस्पर, बुदबुदाहट, bedlam, a place full of noise, shingled, to cut a woman's hair short, किसी औरत के बालों को छोटा काट देना, strip, to take something away, immodestly, without modesty, अविनीत ढंग से, venture, जोखिम भरा काम, mourner, a person whose relative is dead, कोई भी व्यक्ति जिसके घर में या रिश्तेदारी में कोई मृत्यु हुई हो उसको मोर्नर कहेंगे। सबमिट, टू एक्सेप्ट डिफीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।